बहुत समय पहले की बात है। रायपुर नाम का एक गांव था जिसमें वीरू और हीरा नाम के दो भाई रहते थे। वीरू शादीशुदा था और वो अपनी पत्नी के साथ में रहता था, लेकिन हीरा अकेला रहता था। उसकी शादी नहीं हो पाई थी, जिससे उन दोनों भाइयों के घर बिल्कुल आसपास में थे। वीरू बड़ा होने के कारण वो बेईमान और चालाक इंसान था। जब माता पिता की मौत के बाद बंटवारे के वक्त उसने हीरा अपने छोटे भाई को एक बंजर और छोटा सा खेत का टुकड़ा दे दिया था और सारी उपजाऊ जमीन उसने अपने नाम लगवा ली थी। हीरा बहुत ही ईमानदार और नेक इंसान था। उसके बड़े भाई ने उसके साथ नाइंसाफ़ी की, लेकिन उसने एक बार भी अपने बड़े भाई को इसके बारे में नहीं बोला था। वो बहुत ही ईमानदार और अच्छा आदमी था। बंजर ज़मीन होने के कारण फसल अच्छी नहीं हो पाती थी हीरा की, और दो वक्त की रोटी भी वो अच्छी तरह से नहीं खा पाता। कभी कभी उसको रात को भूखा सोना पड़ता था, लेकिन वो फिर भी अपने बड़े भाई को इसके बारे में कुछ नहीं बोलता था। ऐसे तो हीरा गुजारा कर लेता था, लेकिन अब फसल में भी बोने के दिन आ गए थे और हीरा के पास कोई पैसा भी नहीं था। इसलिए उसने सोचा कि मैं क्यों न अपने बड़े भाई के पास जाकर सहायता लेता हूँ। तो अगले दिन हीरा अपने बड़े भाई वीरू के घर पर सहायता लेने के लिए उसके पास जाता है। भैया, आपको तो पता ही है, अब फसल में भी बोने के दिन आ गए हैं और मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। कृपा करके आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दो और मैं आपको चुका दूंगा, ताकि मैं अपनी फसल में भी बो दूं लाकर। तभी वीरू बोलता है, देखो भाई, मैं तुम्हें पैसे उधार नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारे पास तो 1 रुपए की भी आमदनी नहीं है। उल्टा तुम्हारे खेत में कोई फसल भी नहीं होती है जिससे तुम बेचकर मेरा कर्ज लौटा दोगे। इसीलिए मैं तुम्हारी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। तभी हीरा निराश होकर दुखी मन से वहाँ से वापस अपने घर पर लौट जाता है। ऐसे हीरा बहुत परेशान रहने लग जाता है और हर वक्त दुखी मन से सोचता ही रहता है अपने बारे में। अगले दिन वीरू की पत्नी उसके पास आकर बोलती है, सुनते हो जी, मैंने तो सुना है कि आपके भाई की हालत तो बहुत बुरी हो चुकी है। अब तो उसके पास खाने के लिए भी घर में कुछ नहीं बचा है। तभी वीरू बोलता है, हाँ हाँ, मुझे सब मालूम है। ये हालत उसकी मैंने ही की है, और मैंने जैसे उससे सारी ज़मीन छीन ली है, अब उसका घर और छोटा सा खेत वो भी उससे छीन लूँगा मैं। तभी वो बोलती है, तो ठीक है जी, इससे बढ़िया मौका कब आपको मिलेगा। अब उसके पास जाइए, उसको पैसे की बहुत ज़रूरत है। उसको पैसे देकर उसके बदले में उसका घर और ज़मीन गिरवी रख लीजिए आप। तभी वीरू बोलता है, हाँ हाँ, इस मौके को मैं हाथ से कभी भी जाने नहीं दूंगा। अभी मैं सुबह ही उसके घर में जाता हूँ और उसका खेत और ज़मीन को गिरवी रखकर उसे पैसे दे देता हूँ। ठीक है जी, लेकिन घर वापस आते वक्त उसके ज़मीन के और घर के कागज साथ में लेते आना। अगले दिन सुबह सुबह वीरू अपने भाई हीरा के घर पर उसके पास जाता है और जाकर उसे बोलता है कि ठीक है छोटे भाई, मुझे तुम पर दया आ गई, क्योंकि तुम मेरे अक्सर तो छोटे भाई ही हो ना। इसलिए मैं तुझे कुछ पैसे दे देता हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें अपना खेत और घर मेरे पास गिरवी रखना होगा। ये रख कर पैसे ले लेना। लेकिन देखो हीरा, अगर तुमने ये पैसे मुझे 2 महीने में नहीं लौटा दिए तो तुम्हारा घर और खेत मेरे पास रहेगा हमेशा के लिए, और तुम इस गांव से दूर चले जाओगे और कभी इस गांव में वापस लौट कर नहीं आओगे। तभी हीरा के पास और तो कोई रास्ता बचा नहीं था। इससे भूखमरी से मरने से अच्छा है कि वो अपने भाई की बात मान लेता है। इसलिए वो बोलता है, ठीक है भैया, जैसा आप कहो वैसा ही ठीक है, और मैं अपने कागज़ आपको सुबह घर भेज दूंगा। मुझे आप पर बहुत भरोसा है। ऐसे कर कर 2 महीने बीत जाते हैं और हीरा वीरू का कर्जा नहीं लौटा पाता। एक दिन वीरू उसके खेत में जाकर उसके बोलता है कि देखो, मैंने तुझे पहले ही बोला था कि 2 महीने तक अगर तुमने मेरा कर्जा नहीं लौटाया, तुम्हारा खेत और घर मेरे पास रहेगा। अब तुम ये सब कुछ छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। अब हीरा दुखी मन से, उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। उसने अपना सब कुछ खो दिया था। अब वो दुखी होकर अकेला जंगल की तरफ जाने लग जाता है, और ज़्यादा परेशान होने के कारण हीरा रास्ता भटक जाता है और जंगल के बहुत अंदर चला जाता है, और अब उसे वापस आने का रास्ता नहीं मिल रहा होता है। तभी वो रास्ता भटक कर एक चुड़ैल की गुफा के पास चला जाता है, और तभी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और बोलती है, वाह वाह, आज तो मुझे बहुत दिन के बाद इंसानी मांस खाने को मिलेगा। बहुत दिनों से मैं भूखी प्यासी पड़ी हुई थी। आज तो शिकार खुद चलकर मेरे पास मरने के लिए आ गया।
तभी हीरा जल्दी से बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, मुझे मार लो और अपनी भूख मिटा लो। हो सकता है कि मैं तुम्हारे काम आ जाऊं। वैसे भी अब इस दुनिया में मेरा कोई काम नहीं है। इससे अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। तभी चुड़ैल बोलती है, ये क्या, तुझे मौत का भी डर नहीं है? तुम इतने दुखी हो गए हो कि तुम मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरे। सारी बात बताओ कि तुम्हारी परेशानी क्या है। तभी हीरा उसे अपने साथ घटी हुई सारी बात बताता है कि कैसे कैसे उसके भाई ने उसके साथ धोखा किया है और उसका घर और ज़मीन सब कुछ उससे छीन लिया है। तभी इतना बोलकर वो बहुत दुखी हो जाता है और वो वहाँ रोने लग जाता है। तभी चुड़ैल बोलती है, तुम्हारे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पहले मैं भी तुम्हारे जैसी एक इंसान ही थी। मेरी किसी गलती के कारण मुझे एक बाबा ने शराब दे दिया था, और जब मैंने उनसे रोकर माफ़ी मांगी तो उन्होंने बोला कि अगर तुम ज़िंदगी में किसी ईमानदार और सच्चे आदमी की मदद करोगी दिल से, तो ये शराब तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा और तुम पहले जैसी सुंदर लड़की बन जाओगी। और मुझे लगता है कि भगवान ने ही तुम्हें यहाँ भेजा है, क्योंकि इतने महीनों से मेरे पास कोई भी ऐसा इंसान चलकर नहीं आया। और तुम अब बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी, क्योंकि इससे ही मुझे इस शराब से मुक्ति मिल सकती है। और अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, और अब तुम वापस घर पर लौट जाओ, कल सब कुछ ठीक कर दूंगी मैं। तभी हीरा वहाँ से वापस घर की तरफ लौटने लग जाता है। अब उसे चुड़ैल की बात सुनकर वो चिंता से मुक्त हो चुका था और घर की तरफ चल जा। अगले दिन वीरू ने जो अपने छोटे भाई की ज़मीन को छीना होता है वहाँ मज़दूरों को लगाकर उस खेत में धान की फसल लगवा देता है और उनसे उस फसल के बारे में बात करता है। तभी बात करते करते अचानक वहाँ एक पेड़ के पास से बहुत तेज़ धुआं उठने लग जाता है और वो मज़दूर वीरू से बोलता है कि देखिए वहाँ बहुत धुआं उठ रहा है। तभी वीरू भी देखता है, हाँ हाँ ये क्या, सचमुच ये पेड़ के पास से इतना धुआं क्यों उठ रहा है। अचानक समझ नहीं आ रही, आज तो मौसम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। और तभी वीरू उस पेड़ के पास आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही खड़ा हो जाता है वो चुड़ैल वहां आ जाती है और गुस्से में सभी को बोलने लग जाती है कि अब तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, अब सभी को मैं मार डालूंगी और अब तुम कोई भी यहाँ से भाग नहीं सकते हो। तभी वो मजदूर चुड़ैल को देखकर डरकर एक एक कर कर वहां से भागने लग जाते हैं। मजदूरों के भागने के बाद अब वीरू अकेला ही उस चुड़ैल के पास रह जाता है। तभी चुड़ैल वीरू से कि तुमने तो अपने भाई के साथ भी बहुत धोखा किया है और तुम बहुत ही बेईमान किस्म के आदमी हो, अब तुम्हें इसकी जरूर मैं सजा दूंगी। तभी वीरू बोलता है, नहीं नहीं, मैंने अपने भाई के साथ कुछ भी बुरा नहीं किया है। वो तो मेरा भाई है और मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, मुझे मत मारो। तभी चुड़ैल बोलती है, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। तुमने अपने छोटे भाई के साथ बहुत ही धोखा किया है। तुमने उसकी जमीन और घर सब कुछ उससे छीन लिया है। तभी वीरू घुटनों के बल बैठकर बोलता है कि नहीं, मुझे एक बार माफ़ कर दो, आज के बाद मैं कभी भी कुछ नहीं गलत काम करूँगा। मैं अपना घर बार सब कुछ अपने भाई के नाम पर कर दूँगा और यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा। तभी चुड़ैल, तुम तो बहुत ही बुरे आदमी हो, तुम्हें तो माफ़ नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक बार एक मौका दे देती हूँ। आज के बाद तुम अपना सब कुछ जहाँ छोड़कर अपना बीवी को साथ लेकर यहाँ से दूर चले जाना और भूलकर भी इस गांव में कभी मत आना। तभी वीरू डर कर चुड़ैल से जान बचाकर बहुत तेज तेज अपने घर की तरफ भाग जाता है। तभी चुड़ैल हीरा के पास जंगल में आ जाती है। उस रोज हीरा जंगल में ही रात को सोया था और हीरा के पास आती और हीरा के पास आकर उसे सारी बात बताती है कि आज के बाद उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और उसका आज से ज़मीन और घर सब कुछ उसके पास वापस मिल गया है। आज के बाद तुम्हारा भाई उसे कभी तंग नहीं करेगा और उसे मैंने यहाँ गांव से दूर भगा दिया है और कभी भी वो वापस लौट कर नहीं आया। तभी हीरा चुड़ैल से, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं, मैंने तो अपना सब कुछ खो दिया था और शायद मैं खुद की जीवन को भी ख़त्म कर देता। तभी चुड़ैल बोलती है, नहीं नहीं हीरा, तुम बहुत ही ईमानदार और अच्छे आदमी हो और अच्छे आदमियों की भगवान जरूर सुन लेता है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम खुशी खुशी वापस अपने घर लौट सकते हो।
उन दोनों के बात करते करते तभी अचानक बहुत तेज रोशनी होने लग जाती है और जिससे चुड़ैल का श्राप खत्म होने लग जाता है और देखते ही देखते वो चुड़ैल एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। अब वो श्राप से मुक्त हो गई होती है। तभी वो हीरा से बोलती है कि देखो देखो हीरा, मैंने कहा था ना कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। अब तुम्हारी वजह से ही मुझे मेरा नया जीवन वापस मिल गया है और अब मैं बहुत खुश हूँ। अगर तुम नहीं होते तो मैं कभी भी इस श्राप से मुक्ति नहीं पाती, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई भी ईमानदार और अच्छा आदमी नहीं देखा। तभी हीरा, हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला था। अब आप बिल्कुल ठीक हो गई हैं और अब आप बताइए कि आपका घर और आपका क्या नाम है। मैं आपके घर छोड़ आता हूँ आपको, क्योंकि अब आप अकेली इस जंगल में नहीं रह सकती यहाँ पर। तभी वो बोलती है कि नहीं, मेरा माँ बाप तो पहले से ही मर गए थे, मैं अकेली रहती थी और मेरा नाम माला है और मैं कहाँ जाऊँगी, अभी कोई मेरा घर नहीं है, मुझे नहीं पता है, लेकिन तुम तो अब अपने घर जा सकते हो। तभी हीरा बोलता है, मुझे लगता है माला कि हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही भगवान ने बनाया है, इसीलिए शायद हम एक दूसरे से मिले हैं। और मैं चाहता हूँ अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या हम दोनों शादी कर कर अब मेरे साथ मेरे घर रह सकते हो। तभी माला बोलती है कि क्यों नहीं, तुम्हारे जैसा ईमानदार और अच्छा आदमी मिल जाए, मेरी इतनी किस्मत, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तैयार हूँ आपके साथ शादी करने के लिए और सारी ज़िंदगी आपकी बहुत सेवा करूँगी। अब हीरा और माला दोनों शादी कर कर खुशी खुशी से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने लग जाते हैं।